जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं डेली सुबह वाली क्लास जो 7 बजे होती है जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 18 प्लस कैसे करके आएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के होते हैं उसको आपको कहीं और से देखना है। लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, जीके और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सारे सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ, और साइंस, कंप्यूटर, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि मैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया था, 25। अगर 25 में 20 प्लस आपको करने हैं तो आपको ये देखना ही देखना होगा। खासकर तो ये एसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन वैसे जहाँ भी जीके जीएस आता है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो कि आपको बता दें कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे में आए हुए हैं उन्हें संबंधित क्वेश्चंस हैं ये, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि टॉपिक से अलग हो। टॉपिक से बिल्कुल अलग नहीं है, जो आपके सिलेबस में है बिल्कुल आपके सिलेबस से मिलता जुलता है। मतलब है तो आपके सिलेबस का ही, एसएससी का ही, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उससे मिलता जुलता हुआ है। आइए पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। 4 ऑप्शन दिया है: गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु हरगोबिंद। दोस्तों आप अगर जीके जीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, ये पता ही होना चाहिए था कि गुरु अंगद जो हैं ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। कब से कब तक? 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक ये उत्तराधिकारी बने रहे, लगभग 13 वर्ष। अब उसके बाद बता दें कि आपको जितना, और अच्छा, इनका जो प्रारंभिक नाम था, ये गुरु अंगद के पहले इनका नाम था लहना, ठीक है। और उसके बाद बता दें कि, और ये गुरु नानक के द्वारा जो शुरू किया गया जो लंगर व्यवस्था था उसको इन्होंने अस्थाई बना दिया था। और उसके बाद इन्होंने एक बड़ा काम और किया था कि जो गुरुमुखी लिपि थी, गुरुमुखी मुखी लिपि, उसको इन्होंने ही शुरुआत किया था, गुरुमुखी लिपि का। किसने? गुरु अंगद ने। और उसके बाद आपको बता दें कि, और ये जो है वो नव युवकों के लिए मल्ल अखाड़ा की प्रथा भी शुरू किया था इन्होंने, जहाँ शारीरिक ही नहीं अपितु आध्यात्मिक नैपुण्यता की भी प्राप्ति होती थी। और आपको बता दें कि गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा स्थापित सभी महत्वपूर्ण स्थानों व केंद्रों का दौरा किया था। सिख धर्म के प्रवचन सुनाए इन्होंने ही, नई संगतों को स्थापित कर सिख धर्म के आधार को बल दिया था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। जो आर्यन जनजाति थी इसकी जो प्राचीनतम बस्ती है उसे देखिए, 4 ऑप्शन: उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सैंधव और दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सैंधव। जो आर्यन जनजाति थी इसका प्राचीनतम बस्ती जो थी वो सप्त सैंधव थी। तो कुछ इस तरह से कि जो आर्य शब्द का अर्थ है, आपको बता दें कि जो आर्यन जनजातियां हैं, जो आर्य का मतलब यह था कि श्रेष्ठ, कुलीन या फिर उत्कृष्ट मानव जो होते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। और मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। एक मैक्स मूलर करके हैं जो कि एक अंग्रेज है, इसके अनुसार भारत में जो आर्य आए थे वो 1500 ईसा पूर्व आए थे। और ये जो आर्य थे ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे ये मैं अगर आपको बता दूं कि, देखिए वैसे तो आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है वो ऋग्वेद से ग्रंथ से ही मिलती है। और ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। कौन? ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे, मतलब जो ऋग्वेद में जिन आर्यों का जिक्र मिलता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो आपका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, आर्यन जनजातियाँ। 28 देखेंगे। 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ये तो भैया खुद ही हिटलर नहीं कहा था, मतलब अपनी ही बातें अपने से ही कह रहा था कि जो एडोल्फ हिटलर जर्मन, देखिए ऐसे कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वही जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो ये बात वो खुद कह रहा था। तो ये बात जब उसने खुद कह दिया तो इसके बाद आप बता दें कि जो एडोल्फ हिटलर वो जर्मनी का तानाशाह एक शासक था, ठीक है। और 1933 से 1945 तक ये शासन में रहा, लगभग कितने साल? 12 साल, ठीक है। 12 साल तक इसके शासनकाल में, और आपको बता दें कि इसने ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार इसको माना जाता है।
और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका रीज़न सिर्फ यही था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। आपको बता दें कि जो हिटलर था ये नाजी दल का संस्थापक था, मतलब इसने एक नाजी दल बनाया था और इसने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी। और क्योंकि ये जब जेल के प्रवास के दौरान इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था माई कैंप। माई कैंप, माई कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष, ठीक। इसने एक बुक लिखी थी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि सुबह 7 बजे की ये क्लास आप लोग देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात और बता दें कि 8 बजे आपकी जीडी वालों के लिए हिंदी क्लास होती है। आप लोग जीडी के जो भी अभ्यर्थी हैं वो 8 बजे वाली क्लास भी ज़रूर देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें इसको। और सभी एसएससी के अभ्यर्थी और जो भी जीके जीएस की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे कि हिमोड़ के जमाव से विकसित स्थल रूप जो उल्टी हुई नाव या अंडे की उल्टी टोकरी के समान दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में देखेंगे क्या पूरा कॉन्सेप्ट। जो हिमोड़ के देखिए जो जमाव से विकसित होता है, जो हिमोड़ के जमाव से विकसित उस स्थल रूप है जो उल्टी हुई नाव या अंडे की उल्टी टोकरी के समान दिखाई देता है, उसे जो कहते हैं ना, उसे कहते हैं ड्रमलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उसे ड्रमलिन कहते हैं। और ड्रमलिन जो है गोलास मिट्टी द्वारा निर्मित 2 या टीले होते हैं, ठीक है। ड्रमलिन की जो अक्षरेखा होती है वो हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होती है और इनकी ऊंचाई जो सामान्यतः होती है 6 से 50 मीटर तक होती है। 6 से 50 मीटर। कैसा, ये एक विकसित स्थल रूप होता है, मतलब कि एक ज़मीनों का एक ऐसा रूप जो विकसित हुआ हो। विकसित का मतलब कि आप देख रहे हैं किस तरह से हो जाता है, वो उल्टी हुई नाव या अंडे की उल्टी टोकरी के समान दिखाई देता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसकी और बात कर लें तो देखिए हिमनद के सम्मुख वाले भाग का ढाल खड़ा हुआ खुरदुरा तथा विमुखी ढाल मंद व चिकना होता है। फाइनली इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रमलिन। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, इससे जो छुटकारा पाने का जो सर्वोत्तम हल है वो क्या है, तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा पुनः चक्रण। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो अजैव जो निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय तो चक्रण है, यानी रिसाइकलिंग। पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग से तात्पर्य अपशिष्ट कचरे को नई सामग्री या उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया से है। यह पर्यावरण सुरक्षा व सार्वभौमिक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का सर्वोत्तम साधन है, जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, स्टील और जो लोहे की वस्तुएं होती हैं तथा और बता दें घरों से निकलने वाले अन्य जैविक पदार्थ आदि। तो ये पुनः चक्रण का मतलब कि कोई भी चीज़ जो खराब हो चुकी है उससे फिर वो अच्छी चीज़ बना देना ही पुनः चक्रण कहलाता है। तो इससे क्या होगा, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई कचरा है, कोई चीज़ है जो कचरा बन गई, अब उस कचरे से उसको फिर वही चीज़ बना देने को ही पुनः चक्रण कहते हैं। तो इससे क्या होगा, इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक। 31 देखेंगे, 31वां, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, पूरब में है। तो इसका जो पूर्वी घाट जो वहाँ उस क्षेत्र में सबसे पूरब में जो महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंचा शिखर है पूर्वी घाट का। आपको बता दें कि जो महेंद्रगिरी है ये पर्वत वैसे तो उड़ीसा राज्य में गजपति ज़िले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है ना लगभग 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर, मीटर में देखोगे तो 1501 मीटर है, ठीक। 1.5 किलोमीटर ऊंचाई इसकी शिखर है। और इस पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही औषधीय पौधे वहाँ पाए जाते हैं और ऐसी अन्य प्रजातियों के कारण एक वहाँ का जैव विविधता वाला स्थल रूप में वो पहचाना जाता है। और इसी को ही 1986 में भारत सरकार द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया था। कब, 1986 में। जैव विविधता का हॉटस्पॉट मतलब कि वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती थी। 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, मतलब सॉल्ट वाटर लेक।
खारे पानी वाली झील, इसको ये कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हिंदी, ये विज्ञानी भाषा लिख दिया है। तो सॉल्ट लेक झील जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है, मतलब कि खारे पानी वाली। 32 की बात अगर करें तो 32 का आपको पता ही है कि इन चारों झीलों में जो खट्टी झील है वो कौन सी है, वो सांभर झील है। तो सांभर झील के बारे में अगर देखें तो ये सर्वाधिक मतलब कि खट्टी खारे पानी वाली झील है, और ये जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। अब उसके बाद देखें अगर तो ये जो है समुद्र तल से 1200 फुट ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 फुट कहाँ से है, समुद्र तल से। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 90 वर्ग मील है, 90 वर्ग मील। अब उसके बाद अगर इसके बारे में और जानने की कोशिश करें सांभर झील की, जो कि 90 वर्ग मील है, और अब देखें अगर तो इसमें 4 नदियां हैं, रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खडेला आकर गिरती हैं, जो कि 4 नदियां इसी में इस झील में आगे गिरती हैं, और इस झील में से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है, सांभर झील से ही, क्योंकि यह खारे पानी की झील है तो इससे नमक का उत्पादन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और क्वेश्चंस दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे 33 देखेंगे कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर देखें तो भारत में जो है वित्तीय आपातकाल घोषणा अब तक एक बार भी नहीं हुई है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय आपातकाल के समय सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन व अन्य भत्ते कम किए जा सकते हैं, तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, मगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के अंदर इसे संसद में अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखेंगे इससे आपका बहुत कुछ तैयार होने वाला 34 से। देखिए 34 क्वेश्चन किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये मैं पहले आपको बता दूं। 34 क्वेश्चन जो है ये अगर आप इसे देख पा रहे हो, हाँ, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, जो संप्रभु है वो इन 4 में से किस में सुमेलित होगा। जो गणतंत्र है उन चारों में से, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, तो ये देखना है, और इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा कैसा सुमेलित होगा। तो 34 अगर हम देखें तो 34 में देखिए संप्रभु शब्द से तात्पर्य क्या है, फैसला लेने के सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। ठीक है, संप्रभु का मतलब यही होता है कि फैसला लेने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो लोगों के पास है, तो अर्थात ए का 2। ठीक, गणतंत्र का मतलब क्या है, देखिए गणतंत्र का मतलब है कि जनता द्वारा चुना गया शासन प्रमुख। ठीक, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है जो कि गणतंत्र कहलाएगा, मतलब बी का 3। अब उसके बाद देखेंगे बंधुत्व क्या है। बंधुत्व की अगर हम बात करें तो बंधुत्व का मतलब ये होता है, बंधुत्व से तात्पर्य यह है कि लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना चाहिए। ठीक है, लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना चाहिए, अर्थात सी का 4 हो जाएगा। अब बचा डी, तो जो डी बचा है वो अंत वाला तो होना ही होना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या है इसका पूरा मामला। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है, धार्मिक तौर पर कोई भी काम नहीं होंगे, मतलब खासकर सरकार, जो उनके मानने वाले हैं वो उस रूप में काम करें, लेकिन सरकार जो है किसी एक पर मतलब किसी धर्म की कट्टरता साबित नहीं करेगी, वो धर्मनिरपेक्ष होगी, और जो उसका शासन होगा वो संवैधानिक होगा, संविधान के रूप होगा। ठीक है, तो इन चारों का मतलब ये था। इन चारों शब्दों को अगर आप नहीं जानते थे तो उम्मीद करता हूँ आप जान चुके होंगे। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे।
35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और 35 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है। लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक का मतलब जो जनता के अधिकार में है। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख नाम का प्रावधान नहीं रहता है। देखिए शासन प्रमुख का नाम, ठीक है, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है, अर्थात क्वेश्चन आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें, देखिए लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख के अधिकार और विधायिका के अधिकार तथा देश के नाम का प्रावधान होता है। संविधान ऐसे सिद्धांतों और नियमों का समूह होता है जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है, ना कि शासन प्रमुख। ठीक है, शासन प्रमुख तो फिर वही चीज़ हो जाएगी जो राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 36 देखेंगे। 36 में कह रहा है नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप। ये आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमी में ये देखेंगे 36 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बैंक साख में वृद्धि होती है, बैंक साख में कमी होती है, स्थिर बैंक साख या फिर अतिरिक्त बैंक साख। तो जो नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, बैंक साख में कमी होती है। ठीक, 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नकद आरक्षित अनुपात का मतलब CRR में वृद्धि के फलस्वरूप बैंक साख में कमी होती है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या फिर वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहलाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। ठीक है, 37 देखें। ये भी आपका इकोनॉमी का निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रित रखती है। जो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है वो तो 37 का बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, वो है आपका सेबी। सेबी के बारे में आप जानते ही हैं सब कुछ। देखिए सेबी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड है। भारत में शेयर बाजारों पर नियंत्रण जो रखती है वो इस संस्था की। और बता दें कि आपका जो सेबी की संस्था वो हुई थी स्थापना, वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक, और अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक अधिनियम था, सेबी अधिनियम 1952। ठीक, ये अधिनियम था 1992 था, और इसकी स्थापना तो 1988 में ही कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आपको बता दें कि 1992 में इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों को उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास का नियमन को प्रवर्तित करना। इसका मुख्यालय जो था वो आपका जो सेबी का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित हुआ था। फार्मिक अम्ल जो है वो 38 का सही ऑप्शन है, लाल चींटी के द्वारा। जब लाल चींटी काटती है तो उससे वो फार्मिक एसिड निकालती है। ठीक है, लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है और ये कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र जो होता है फार्मिक एसिड का देखिए HCOOH होता है। ठीक, और ये मधुमक्खी, बिच्छू, लाल चींटियों और बर्रों के डंक में पाया जाता है। यह तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है। यह त्वचा पर गिरने पर बहुत जलन उत्पन्न करता है और इसका उपयोग रबड़ जमाने, रंगाई, चमड़े की टैनिंग व कार्बन यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, कैजुराइना एक है क्या, कैजुराइना क्या है। 39 का सही ऑप्शन होगा मरुद्भिद है। देखिए जलोद्भिद, समोद्भिद या फिर मरुद्भिद या फिर अधिपादप, तो जिसमें से सही ऑप्शन होगा कैजुराइना जो है एक मरुद्भिद है। और देखिए मरुद्भिद का मतलब होता है जीरोफाइट्स, ये एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक, मरुद्भिद पौधा। अगर इसके बारे में हम देखें तो ये जो पौधे होते हैं ना ये शुष्क आवासों या फिर मरु प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन पौधों में जलाभाव एवं वायुमंडल की शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। शुष्क क्षेत्रों में उगने के कारण इनका रूट सिस्टम जो होता है, मूल तंत्र जो होता है, अधिक जल का अवशोषण करने के लिए अत्यधिक विकसित व गहरा होता है। इस श्रेणी के कुछ पौधे जैसे कैजुराइना व मुलेनबेकिया में पत्तियों शल्कों में परिवर्तित हो जाती है। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है।
शुष्क का मतलब गर्म क्षेत्र। ठीक है। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? अगर जल के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक का अपघटन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। अगर जल के द्वारा हो रहा है तो बहुत सारे लोग जल अपघटन क्लिक कर देंगे या फिर जल योजन लगा देंगे, लेकिन सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक में रासायनिक अपघटन हो रहा तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। और आपको बता दें कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग जो होता है ना, वो असंतृप्त तेलों यानी देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में ये है कि सैचुरेटेड जो होता है वो संतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब कि देखिए एरोमेटिक एलोफैटिक, जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। जो एलिफैटिक होता है वो सैचुरेटेड होता है और जो एरोमेटिक होता है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। तो जो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त तेलों से वनस्पति घी निकालने में, कोयले से पेट्रोलियम उत्पाद करने में, साबुन बनाने में या अनेक कार्बनिक विलायकों के निर्माण में किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण का उपयोग। ठीक। 41 देखेंगे। 41 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? विटामिन बी पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ई अल्फा टेकोफेरॉल, विटामिन डी धूप। इसमें आपको ये बताया गया है कि किस विटामिन से क्या मिलता है। विटामिन बी से क्या पायरिडॉक्सिन मिलता है, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है, विटामिन ई से अल्फा टेकोफेरॉल मिलता है या फिर विटामिन डी से धूप। इसमें से एक से वो नहीं मिलता, वो आपको बताना है। जो 31 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए विटामिन जो डी है इसका रासायनिक नाम जो है वो सनलाइट नहीं है, और जबकि सभी का रासायनिक एक नाम है। ठीक। तो ये नहीं है आपका डी। समझ पा रहे हैं? विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन बी को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, लेकिन विटामिन डी को धूप नहीं कहा जाता है। जबकि इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और जो मतलब एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इस विटामिन का प्रमुख जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। इसके अतिरिक्त अंडा, दूध, मछली, तेल, मक्खन और यकृत अन्य स्रोत भी हैं। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय तथा हड्डियों व दांतों की वृद्धि व मजबूती के लिए आवश्यक होता है। कौन? विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। 42 की बात अगर करें हम, 42 में क्या कह रहा? 42 में ये कह रहा कि यदि किसी बच्चे के हाथ पैर पतले हैं, पेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है तथा त्वचा में रूखापन है तो वह किस रोग से ग्रसित होता है? हाथ पैर पतले हों, पेट बढ़ा हुआ हो, ऐसे टाइप से जो बच्चे दिखाई देते हैं वो 42 में कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो 42 में जो ऑप्शन नंबर होगा क्वाशिरकोर। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वाशिरकोर जो है ये आपको बता दें कि ये किसी बच्चे के अगर हाथ पैर पतले हैं, पेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और त्वचा में रूखापन है तो वह क्वाशिरकोर नामक रोग से ग्रसित है। यह रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। इसे एडेमेटस कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है और ये रोग आमतौर पर 1-2 वर्ष तक के बच्चों में होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। मतलब जो अपने आप से शरीर जो रोग से लड़ने में जो मजबूत रहता है उससे वो कमी हो जाती है और सही समय पर इलाज ना होने से इनमें अस्थायी रूप से शारीरिक व मानसिक विकलांगता आ जाती है। ठीक। क्वाशिरकोर। आगे बढ़ें अगर 43 देखेंगे। 43 में क्या कह रहा है दोस्तों? आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन का एक ज़रिया बन सके। 43 देखेंगे। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है इसके बारे में अगर हम देखें तो पहला है द्रव रेडियो एक्टिव हो जाता है, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, या फिर धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, या फिर धातु में तत्वांतरण आ जाता है या हो जाता है। तो आपको बता दें कि जो 43 का सही ऑप्शन है वो डी ही हो जाएगा। धातु में तत्वांतरण हो जाता है कब? क्यूरी बिंदु तापमान पर। ठीक। धातु में तत्वांतरण हो जाता है। अगर इसके बारे में देखें तो देखिए क्यूरी बिंदु तापमान पर जो है धातु में तत्वांतरण हो जाता है।
और वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाए क्यूरी ताप कहलाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन रहा है? लौह चुंबकीय पदार्थ से बन रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये कब हो रहा है? जब देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप इसे वो कहते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसे ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे लोहे व निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः, देखिए, जो लोहा और निकिल अगर दो धातुएं हैं, ठीक, यानी आयरन और निकिल, जो क्यूरी ताप पर अगर इसकी बात करें तो क्यूरी ताप पर इसका मान होता है, देखिए, लोहे का जो होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्यूरी ये निकिल का होता है 300, सॉरी गलत हो गया, जो इसका निकिल का जो ताप होता है ये आपका होता है 358 डिग्री सेल्सियस क्यूरी ताप पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, 44 देखेंगे। 44 में कह रहा है कि किसी त्वरित वस्तु के वेग में परिवर्तन किस कारण होता है। अगर कोई वस्तु त्वरित है तो उसके वेग में परिवर्तन कब होगा, किस कारण होगा? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वेग के परिमाण की दिशा में परिवर्तन के कारण, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, वेग के परिमाण की दिशा में परिवर्तन अगर हो रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, वेग परिवर्तन हो जाएगा। और गति की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है तो भी उसकी जो वेग होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसके बारे में देखें तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे वेग जो होता है, वेग के बारे में अगर देख लें तो एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। वैसे ये त्वरण की बात हो गई। और वेग भी आपको बता दें, वेग जो होता है ना, वेग का मीटर पर सेकंड होता है मात्रक, लेकिन है ये भी सदिश राशि वेग। और त्वरण भी आपकी सदिश राशि है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो भीमा बन जाएगी LT-2 हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज अगर तैयार करना है तो उसके लिए कौन सी भाषा उपयोग की जाती थी, तो इसके लिए HTML प्रयोग किया जाता था, ठीक। HTML के बारे में अगर बात करें तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम हार्पर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक, लैंग्वेज। यह एक वेब पेज का आधार होती है और वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टैग्स का प्रयोग करती है। HTML को एंकर टैग के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक किया जा सकता है, ठीक। 46 की बात अगर करें, 46 में क्या कह रहा है, ये आपका एक करंट टाइप का क्वेश्चन था। भारतीय प्रधानमंत्री मार्च 2021 में विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई थी। क्योंकि दोस्तों ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन CGL से हैं, फिर CHSL से हैं, फिर उसके बाद MTS से हैं और GD से हैं। तो ये आपके CGL से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2021 में विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, ये विश्व जल दिवस आप यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई थी 2021 में। 46 की बात करें तो ये जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का संचालन ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा तथा इसका उद्देश्य वर्षा के पानी का संचय करना है। और अभियान 22 मार्च 2021 से 23 नवंबर 2021 तक पूरे देश में मानसून से पहले व मानसून के दौरान चलाया गया था, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें UNEP की, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 48 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का जो मुख्यालय है नैरोबी यानी केन्या। नैरोबी कहाँ है? केन्या, ठीक, स्थित है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, ठीक है।
और अगर बात करें मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यक्रम के दौरान हुआ था ये, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा व पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन व पारस्परिक आदान प्रदान करना है, ठीक है। निशांत क्या है? निशांत एक बैलिस्टिक मिसाइल है, युद्धक टैंक है, पायलट रहित विमान है या फिर न्यूट्रॉन बम है। निशांत के बारे में आप सभी जानते होंगे बहुत बेहतर ढंग से कि ये पायलट रहित विमान है, जिसमें ये देखिए एक वैसे तो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित एक पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है जो कि ज़मीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का निर्माण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये आज आपका अंतिम क्वेश्चन हो गया, ये 50वां आपका अंतिम क्वेश्चन है। डेली सुबह 7 बजे की ये क्लास आपको पता है कि अपलोड होती है, जिसमें मैं GK GS के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। 25 में आप वैसे तो अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप डेली ऐसी क्लासेस देखते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है 20 प्लस करने की पूरी गुंजाइश आप में है। तो डेली ये क्लासेस देखते रहें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये बहुत आसान है, जो 50 का सही ऑप्शन होगा वो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास ही हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया, और संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे ये। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं व दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की, जो भारतीय जीवन व दर्शन के विविध रूप व मूल्य तत्व के निरूपित करता है। अच्छा, अगर इनके हम कुछ प्रसिद्ध नाटक और अभिज्ञान की बात करें तो देखिए, कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम था, मित्रम और विक्रमोर्वशीय और रघुवंश व कुमार संभव प्रसिद्ध महाकाव्य तथा मेघदूत व ऋतुसंहार खंड महाकाव्य था। कालिदास को ही कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद।